गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा कॉपीराइट एक्ट 1957 कंप्लीट, हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मेन दो पार्ट। पार्ट ए था ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957। अब हम उससे भी थोड़ा सा टिपिकल पार्ट पढ़ने वाले हैं, पार्ट सी। कौन सा है? पार्ट सी। ये सारे पार्ट्स किसके हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। किसके पार्ट पढ़ रहे हैं हम? आईपीआर के कितने पार्ट हैं? पार्ट ए से लेकर पार्ट ई तक, जिसमें हमारा है अब पार्ट सी। सुनना आप मेरी बात ध्यान से। पार्ट सी कौन सा एक्ट पढ़ेंगे हम? पेटेंट एक्ट 1970। कौन सा एक्ट पढ़ेंगे हम? पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट एक्ट कौन सा पढ़ेंगे हम? 1970। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ पेटेंट। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? मीनिंग ऑफ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? अब मेरी बात आप सुनिएगा ध्यान से। पेटेंट क्या होता है? देखो, आपने कोई आविष्कार किया, जैसे ये पंखा बनाया, मोबाइल बनाया, किसी भी तरह का कोई नया आविष्कार किया, कोई नया इनोवेशन किया, तो आप चाहोगे कि वो आविष्कार पे मुझे अकेले को क्या मिल जाए? लाइसेंस। आप चाहोगे कि यार मैंने जो वो आविष्कार किया वो सिर्फ मेरे ही नाम से जाना जाए और मैं गवर्नमेंट से इसे मेरे नाम से क्या करा लूं? रजिस्टर। तो अगर आप आविष्कार, अपने इन्वेंशन पर लाइसेंस लेना चाहते हो गवर्नमेंट से, तो उस लाइसेंस का नाम क्या है? पेटेंट। उस लाइसेंस का नाम क्या है? पेटेंट। तो पेटेंट एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। क्या है पेटेंट? एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। एक्सक्लूसिव का मतलब एकल अधिकार। एकल का मतलब अगर मैं इन्वेंशन का लाइसेंस लूंगी तो ये सिर्फ मैं ही यूज कर पाऊंगी। अगर किसी और ने यूज कर लिया तो उसे क्या माना जाएगा? इन्फ्रिंजमेंट, जालसाजी, और मैं केस कर दूंगी उसके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का। तो पेटेंट क्या है? पेटेंट एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। क्या है पेटेंट? एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस है जो आविष्कारकर्ता को आविष्कार के बदले दिया जाता है। क्या बोला मैंने? पेटेंट इज एक्सक्लूसिव लाइसेंस विच इज ग्रांटेड टू इन्वेंटर। जो किसको दिया जाता है? इन्वेंटर को, फॉर हिज इन्वेंशन। किसके बदले? आविष्कार के बदले। कितने सालों के लिए दिया जाता है? फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। कितने सालों के लिए ये लाइसेंस दिया जाता है? फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। 20 सालों के लिए दिया जाता है। उस लाइसेंस का नाम है पेटेंट। लेकिन पेटेंट तभी मिलेगा जब आपने क्या किया हो? कोई आविष्कार, इन्वेंशन। क्या किया हो? कोई इन्वेंशन। तो ही आपको जो लाइसेंस मिलता है उस लाइसेंस का नाम है पेटेंट। तो लिखिए, पेटेंट क्या है? इट इज ए एक्सक्लूसिव लाइसेंस। क्या है ये? एक्सक्लूसिव लाइसेंस विच इज ग्रांटेड टू इन्वेंटर। जो किसको दिया जाता है? इन्वेंटर को, फॉर हिज इन्वेंशन। किस लिए? फॉर हिज इन्वेंशन। कितने साल के लिए? फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। कितने साल के लिए? फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ये लाइसेंस कितने साल के लिए दिया जाता है? 20 सालों के लिए। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यार ये आविष्कार क्या होता है? इन्वेंशन क्या होता है? आविष्कार हिंदी में सेक्शन कौन सा है इसका? 21J। आविष्कार का सेक्शन कौन सा है? 21J। बताइए इन्वेंशन क्या होता है? ये इन्वेंशन मीन्स, देखो आपने पंखा बना लिया, आपने ट्यूबलाइट बना ली, बल्ब बना लिया, फ्रिज बना लिया, आइसक्रीम बनाने का फॉर्मूला बना लिया, कुछ भी बनाया हो, लेकिन 3 कंडीशन पूरी होगी तभी उसे क्या माना जाएगा? आविष्कार। क्या बोला मैंने? जिस दिन कितनी कंडीशन पूरी हो जाएगी? 3। उसी दिन आपने जो भी बनाया वो क्या बन जाएगा? इन्वेंशन। पहली कंडीशन, न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए, बिल्कुल न्यू, अभी तक जनता में है ही नहीं। न्यू प्रोडक्ट या कोई न्यू प्रोसेस। प्रोडक्ट का मतलब
कोई आविष्कार मतलब कोई पंखा वगैरह। न्यू प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह बनाया आपने। तो 3 कंडीशन, तो इट इंक्लूड्स, आविष्कार में शामिल है, इट इंक्लूड्स कितनी कंडीशन? पहला, न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस। क्या होनी चाहिए? या तो आपने कोई उत्पाद, वस्तु नई बनाई हो, बिल्कुल क्या हो? न्यू, या कोई प्रोसेस न्यू बनाई हो। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला। दूसरा, उसमें क्या शामिल हो? इन्वेंटिव स्टेप्स। क्या शामिल हो उसमें? इन्वेंटिव स्टेप्स। तो इन्वेंटिव स्टेप्स शामिल हो। ये क्या होती है इन्वेंटिव स्टेप्स? आपके दिमाग में आया मुझे तो ये चीज बनानी ही है। आइडिया से लेकर डिस्कवरी तक, क्या बोला मैंने? आइडिया से लेकर डिस्कवरी तक की सारी प्रोसीजर को, स्टेप्स को क्या कहा जाता है? इन्वेंटिव स्टेप्स। ठीक है, मतलब जिस दिन आपके दिमाग में आइडिया आया, लेबोरेटरी में चालू हो गए एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके वो आविष्कार बना। तो वो जितनी भी स्टेप्स आपने फॉलो करी है, उन स्टेप्स को क्या कहा जाएगा? इन्वेंटिव स्टेप्स। लेकिन जो भी आपने बनाया वो बिजनेस के यूज आना चाहिए, बिजनेस में यूजफुल होना चाहिए, मतलब कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। क्या होना चाहिए वो? कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल यूज, औद्योगिक उपयोग में आने लायक होना चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज का होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन पूरी होती है तभी उसे क्या माना जाएगा? आविष्कार। सेक्शन है 21J, इन्वेंशन का सेक्शन कौन सा है? 21J। प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? बिल्कुल न्यू। उसमें क्या शामिल होनी चाहिए? इन्वेंटिव स्टेप्स। और तीसरा है किसके यूज में आने लायक होना चाहिए? इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? आविष्कार। और इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब हम पढ़ेंगे क्या होता है ये इन्वेंटिव स्टेप्स। इन्वेंटिव स्टेप का मतलब होता है आइडिया से लेकर डिस्कवरी तक। क्या बोला मैंने? जिस दिन मेरे दिमाग में आइडिया आया, मेरे दिमाग में सोर्स आया, यार मैं इससे ये बना सकती हूं, तो सोर्स से लेकर, आइडिया से लेकर डिस्कवरी तक की जितनी भी प्रोसीजर है, तो सेक्शन कौन सा है? 21JA। देखिए आप इसको, it means process from idea to discovery। आइडिया से लेकर डिस्कवरी तक की प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? इन्वेंटिव स्टेप्स। ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट। यार भैया इतनी तेज से आवाज आ रही है आपके अंदर, तेज से आवाज आ रही, गूंज रही है आपकी आवाज अंदर। इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब क्या है? आइडिया से लेकर डिस्कवरी तक की जितनी भी प्रोसीजर है उसे क्या कहा जाता है? इन्वेंटिव स्टेप्स। अब अगर इन्वेंशन को मेरे नाम से मुझे रजिस्टर कराना है, क्या बोला मैंने? अगर इन्वेंशन को मुझे मेरे नाम से रजिस्टर कराना है तो कहाँ से कराऊंगी? पेटेंट ऑफिस से। कहाँ से होगा? पेटेंट ऑफिस से। इंडिया में पेटेंट के कितने ऑफिस हैं? 4। चारों मेट्रोज में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट। अगर मुझे पेटेंट मेरे नाम से रजिस्टर कराना है तो इसकी क्या प्रोसीजर है? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है, रजिस्ट्रेशन किसका कराना है हमें? पेटेंट का। किसका कराना है हमें? पेटेंट का। पहले आप इसे ओरली सुनिए,
कि किस तरीके से पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। देखो मैंने कहा पेटेंट के कितने ऑफिस है इंडिया में? 4। आपका जहां ज्यूरिडिक्शन लगता है वहीं पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या फाइल करनी होगी? एप्लीकेशन प्लस फी। क्या फाइल करनी होगी? एप्लीकेशन प्लस फी। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया आपका एप्लीकेशन प्लस फी। ये कहां फाइल की जाएगी? पेटेंट ऑफिस। और पेटेंट ऑफिस में कौन बैठेगा? कंट्रोलर। पेटेंट ऑफिस में जो ऑफिसर होता है उसे क्या कहा जाता है? कंट्रोलर। तो क्या फाइल की जाएगी? एप्लीकेंट क्या फाइल करेगा? एप्लीकेंट विल फाइल। क्या फाइल करेगा? एप्लीकेशन प्लस फी। किसको फाइल करेगा? टू कंट्रोलर। किसको फाइल करेगा? कंट्रोलर को। और साथ में क्या फाइल करेगा? डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन। साथ में क्या फाइल करेगा? डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन। जो भी उसने आविष्कार किया है उसकी डिटेल। देखो एप्लीकेशन में उसका नाम और पता, नेम एड्रेस आ जाएगा, उसके साथ में उसको क्या लगानी होगी? डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, आपसे एक क्वेश्चन है, मैं आविष्कार कर रही हूं, 80% आविष्कार मेरा पूरा हो गया, लेकिन 20% अभी बाकी है जो हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं आज ही पेटेंट को रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन लगा दूं ताकि कोई चुरा न ले। इस अगर मैंने मान लो 20% का वेट किया तो हो सकता है कुछ पार्ट कोई चुरा ले और वो एप्लीकेशन लगा दे। तो मैं चाहती हूं कि यार 80% कंप्लीट हो गया तो एक बार तो एप्लीकेशन और फीस में जमा करा ही देती हूं। जितना कंप्लीट हुआ उतनी डिटेल में अभी जमा करा दूंगी और बाकी का 20% की डिटेल में बाद में डिपॉजिट करा दूंगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अभी मेरा जितना आविष्कार कंप्लीट हुआ उतनी डिटेल तो मैं अभी सबमिट करा दूं और बाद वाली डिटेल में बाद में करा दूं? यस, ऐसा हो सकता है। तो आप अगर आपका पेटेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्वेंशन इज नॉट कंप्लीट, तो आप अभी क्या फाइल कर सकते हो? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। क्या फाइल कर सकते हो? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। तो इसके साथ में क्या लगा सकते हो आप? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको अस्थायी विशिष्टीकरण। क्या बोलते हैं इसको? अस्थायी विशिष्टीकरण। ये होता क्या है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। देखो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में वहां तक की डिटेल लिखी जाती है जहां तक आपका इन्वेंशन कंप्लीट हो चुका है। तो प्रोविजनल का मतलब यही है कि आपका आविष्कार अभी पूरा होना बाकी है। तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन आप किसके साथ में फाइल करेंगे? एप्लीकेशन के साथ। तो अब ये बताइए, अभी तो आपने प्रोविजनल फाइल कर दिया, कितने टाइम के अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना होगा? देखो प्रोविजनल फाइल किया, इसका मतलब ये अभी अधूरा है, ठीक है? तो आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तो फाइल करना ही पड़ेगा। तो कितने दिन में करना है? जरूरी है 12 मंथ्स। कितने दिन के अंदर? 12 मंथ्स के अंदर आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। क्योंकि जब तक आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल नहीं करोगे तब तक आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। क्या बोला मैंने? जब तक आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल नहीं करोगे तब तक आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। बिकॉज पेटेंट इज नॉट ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के आधार पर कोई पेटेंट नहीं दिया जाता। इसीलिए सेकंड पॉइंट है आपका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। सेकंड पॉइंट क्या है? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, जिसे जरूरी है कितने टाइम में फाइल करना? 12 मंथ्स। कहां से? एप्लीकेशन फाइल करने से 12 महीने के अंदर। तो इट शुड बी फाइल्ड, इट शुड बी फाइल्ड विद इन 12 मंथ्स। कितने दिन के अंदर? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फाइल करने के 12 महीने के अंदर आपको कंप्लीट सूचना देनी है कि मेरे आविष्कार में आइडिया मेरा यहां से आया, सोर्स मैंने ये लिया,
लेबोरेटरी में मैंने ये किया, इतनी सारी परेशानियां उठाई आपने आविष्कार को करने में, आपके एक्सपेरिमेंट क्या क्या थे, ये सारी चीजें आपको किसमें बतानी पड़ती है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में। सारी जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने किए, जितना भी आपने नोटबुक तैयार की, फॉर्मूला तैयार किया, जो भी आपने तैयार किया वो सब, और कहाँ तैयार किया ये भी बताना पड़ेगा आपको, कौन से एरिया में जाकर आपने वो आविष्कार किया ये भी बताना पड़ेगा। मतलब ईच एंड एवरी डिटेल शुड बी डिस्क्लोज्ड, सारी सूचनाओं को क्या करना होगा, प्रकट। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताओगे तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या फाइल की, एप्लीकेशन एंड फी। दूसरा आपने क्या फाइल किया, एक बात बताइए, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करना जरूरी है क्या? क्या प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करना जरूरी है क्या? नहीं। अगर मेरा कंप्लीट हो चुका है, अगर मेरा आविष्कार ऑलरेडी कंप्लीट है तो मैं डायरेक्ट ही क्या फाइल करूंगी, एप्लीकेशन के साथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। एक क्वेश्चन और, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करने के क्या फायदे हैं? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करने से मुझे क्या बेनिफिट है? पहला, कोई चुराएगा नहीं। दूसरा, मुझे पहले डेट मिलेगी। मुझे क्या मिलेगी? प्रायोरिटी डेट, मेरा नंबर पहले आएगा, वरना मैं जितनी लेट एप्लीकेशन फाइल करूंगी उतना नंबर बाद में आएगा। तो मुझे ये फाइल करने से क्या मिल जाती है? प्रायोरिटी डेट। तो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एग्जामिन। थर्ड पॉइंट क्या है? एग्जामिन। आपकी एप्लीकेशन की जांच की जाएगी, आपकी एप्लीकेशन की क्या की जाएगी? जांच की जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने अपनी एप्लीकेशन कहाँ फाइल करी है? कंट्रोलर को। कहाँ फाइल करी है? कंट्रोलर को। कंट्रोलर डीपली आपकी एप्लीकेशन की क्या करेगा? जांच। तो कंट्रोलर विल एग्जामिन, क्या करेगा? कंट्रोलर विल एग्जामिन द एप्लीकेशन, क्या करेगा? आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। उसके बाद पब्लिश इन जर्नल, पब्लिश इन जर्नल क्या करेगा? मैंने कहा था कि कभी भी आप कोई भी आईपीआर रजिस्टर कराओ, उनकी एक जर्नल होती है गवर्नमेंट की, क्या होती है? गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डाल देगी आपके आविष्कार को। क्या डाल देगी? वेबसाइट पर कि ये पंखा बनाया, ये पंखा डाल दिया। अब किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन हो, किसी को ऐसा लगता हो कि यार ये आविष्कार तो मेरा है या इसने तो डुप्लीकेसी कर दी, तो आप पब्लिश इन जर्नल, तो कंट्रोलर आपको टाइम देगा ऑब्जेक्शन उठाने का। तो कंट्रोलर जनरल में पब्लिश ही इसीलिए कर रहा है ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो बता सके। कंट्रोलर विल पब्लिश द इन्वेंशन इन ऑफिशियल जर्नल, किसमें पब्लिश किया जाएगा? ऑफिशियल जर्नल। और ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा, एंड गिव द टाइम फॉर ऑब्जेक्शन, क्या दिया जाएगा? ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो क्या होगी? हियरिंग। हियरिंग में क्या होगा? फिर बाद में या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट, या तो आपका आविष्कार या तो आपको पेटेंट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो हियरिंग होगी, हियरिंग में एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको क्या मिल जाएगा? COR, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और रिजेक्ट हो जाता है तो आप अपील भी कर सकते हो। ये आपकी प्रोसीजर हो गई है कंप्लीट कि अगर आपको पेटेंट कराना हो तो उसकी क्या प्रोसीजर है। सबसे पहला पॉइंट एप्लीकेशन एंड फी, दूसरा पॉइंट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, तीसरा पॉइंट एग्जामिन, नेक्स्ट पब्लिश इन जर्नल, उसके बाद हियरिंग, हियरिंग के बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियड। कितने साल के लिए पेटेंट दिया जाता है?
कितने साल के लिए पेटेंट मिलता है? 20 सालों के लिए, 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ। 20 ईयर्स कहां से गिनेंगे? जिस दिन आपने पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल करी थी, जिस दिन आपने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करी थी, उस दिन से 20 सालों के लिए आपको क्या मिल जाएगा? पेटेंट। और 20 साल के बाद आप इसे क्या करा सकते हो? रिन्यू। तो पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फाइल करने के 20 साल तक वैलिड है एंड इट कैन बी रिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड, टीनियर। सर 1 मिनट उनको बोलना, बहुत तेज आवाज आ रही है। सेक्शन 53, सेक्शन है 53, टर्म ऑफ पेटेंट। क्या है? टर्म ऑफ पेटेंट। पेटेंट कितने सालों के लिए दिया जाता है? 20 ईयर्स। तो पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फाइल करने के 20 साल तक क्या दिया जाता है? पेटेंट। और इसको बाद में क्या कराया जा सकता है? रिन्यूड। तो इट कैन बी रिन्यूड आफ्टर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। आफ्टर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ये आपका सेक्शन 53। नेक्स्ट सेक्शन 25। किसका है ये सेक्शन 25? देखो, आपको ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया गया था। कंट्रोलर ने आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए क्या दिया था? टाइम। तो आप ऑब्जेक्शन किन आधारों पर कर सकते हो? ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन मींस किन आधारों पर आप ये कह सकते हो कि नहीं, इसका पेटेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिन आधारों पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो? ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन। या मैं ये भी कह सकती हूं कि निम्न आधारों पर आपको पेटेंट देने से मना कर दिया जाएगा। रिफ्यूजल टू ग्रांट द पेटेंट, ये भी हो सकता है, इसका टॉपिक घुमा फिरा के दे सकते हैं। रिफ्यूजल टू ग्रांट ऑफ पेटेंट, पेटेंट देने से क्या कर दिया जाएगा? मना कर दिया जाएगा निम्न ग्राउंड्स पर। वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर अगर ऐसा हुआ तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा? पहला, कंट्रोलर को आपने सारी सूचनाएं ही फाइल नहीं करी हो। When inventor did not file the required information to the controller, अगर आपने कंट्रोलर को वो सारी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हो जो उसने मांगी हो। दूसरा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज नॉट फाइल्ड, आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही फाइल नहीं किया, तो बताइए आपको पेटेंट कैसे मिलेगा? तीसरा, थर्ड पॉइंट, आपने जो भी आविष्कार किया वो गलत तरीके से किया है, मतलब इन्वेंशन इज रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड, आपने किसी की डुप्लीकेसी करी है, किसी का फॉर्मूला चुराया है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो मैं ऑब्जेक्शन करूंगी। मैं क्या करूंगी? ऑब्जेक्शन। तो पहला पॉइंट है, व्हेन इन्वेंटर डिड नॉट फाइल्ड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड थी इंफॉर्मेशन वो आपने कंट्रोलर को, टू द कंट्रोलर, आपने कंट्रोलर को तो फाइल ही नहीं करी। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही फाइल नहीं किया। व्हेन इन्वेंटर डिड नॉट फाइल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, यदि आवेदन कर्ता के द्वारा या आविष्कारकर्ता के द्वारा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही फाइल नहीं किया गया। तीसरा पॉइंट बताइए, यदि आपने गलत तरीके से प्राप्त किया, व्हेन इन्वेंशन इज रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड, कैसे प्राप्त किया है आपने? रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड, यदि आविष्कार को गलत तरीके से प्राप्त किया गया हो,
तीसरा पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपने वो एरिया ही नहीं बताया जहां पे आपने क्या किया था, आविष्कार। आपको अपना एरिया, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ही नहीं बताया हो। देखो, आपको बताना पड़ता है जहां आपने आविष्कार किया उस एरिया का नाम। तो फोर्थ पॉइंट है, व्हेन इन्वेंटर did not disclose the geographical indication, क्या नहीं बताया हो, geographical indication। इसका मतलब क्या होता है, भौगोलिक चिन्ह। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भौगोलिक चिन्ह। और सिंपल अपनी लैंग्वेज में क्या बोल सकती हूँ मैं, प्लेस, एरिया। वो एरिया भी बताना पड़ता है जहां पे आपने वो आविष्कार किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऑलरेडी पब्लिश्ड इन जर्नल। अगर वो आविष्कार पहले से ही जर्नल में पब्लिश हो चुका है, इन्वेंशन इज ऑलरेडी पब्लिश्ड इन जर्नल, ऑलरेडी पब्लिश्ड इन जर्नल, पहले से ही वो जर्नल में क्या हो चुका है, पब्लिश। तो इन सभी आधारों पर आपको पेटेंट देने से मना कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 25। पहला कौन सा है, आपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, आवश्यक सूचनाएं कंट्रोलर को फाइल नहीं की। सेकंड पॉइंट, यदि आविष्कारकर्ता के द्वारा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल नहीं किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आविष्कार को गलत तरीके से प्राप्त किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आविष्कारकर्ता ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को नहीं बताया हो। नेक्स्ट पॉइंट, यदि वह आविष्कार ऑलरेडी जर्नल में पब्लिश, प्रकाशित हो चुका हो, तो आपको पेटेंट देने से मना कर दिया जाएगा। लेकिन मना करने से पहले सुनवाई का एक अवसर जरूर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं, एक सुनवाई का अवसर जरूर दिया जाएगा। यह है आपका सेक्शन 25। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 43। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 43। किसका है ये 43? नेक्स्ट सेक्शन है आपका 43, बहुत इजी है, ग्रांट एंड सीलिंग। क्या है? ग्रांट एंड सीलिंग ऑफ पेटेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्रांट का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। ग्रांट का मतलब देना, ग्रांट का मतलब टू गिव, और सीलिंग का मतलब सील लगाना। सीलिंग का मतलब क्या होता है? सील और स्टाम्पिंग करना। क्या करना? सील लगाना मीन्स आपको सर्टिफिकेट इशू करना सील लगाकर। तो ग्रांट क्या दिया जाएगा आपको? पेटेंट। कब दिया जाएगा? जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए हो। पेटेंट तभी मिलेगा जब नो ऑब्जेक्शन इज रेज्ड, कोई आपके अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया हो, या ऑब्जेक्शन आया हो लेकिन आपके फेवर में ही डिसाइड हुआ हो। क्या बोला मैंने? मान लो किसी ने ऑब्जेक्शन किया लेकिन आपके फेवर में ही डिसाइड हुआ है, तो भी पेटेंट दे दिया जाएगा। या कंट्रोलर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कंट्रोलर की नजर में सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आविष्कार बिल्कुल सही है, तो आपको पेटेंट दे दिया जाएगा। तो इन द फॉलोइंग केसेस, निम्न परिस्थितियों में आपको पेटेंट दे दिया जाएगा। पहला, नो ऑब्जेक्शन इज रेज्ड। सेकेंड, ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बट इट इज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ इन्वेंटर। थर्ड, कंट्रोलर डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? ग्रांट। और देने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा सील लगाकर। क्या लगाकर? सील। इसे क्या कहा जाता है? सीलिंग ऑफ पेटेंट। यह है आपका सेक्शन 43। तो द कंट्रोलर विल ग्रांट द पेटेंट, द कंट्रोलर विल ग्रांट द पेटेंट in following cases, in following cases, निम्न दशाओं में आपको क्या दे दिया जाएगा? पेटेंट। पहला बताइए, फर्स्ट, when no objection is raised,
when no objection is raised, यदि कोई आपत्तियां ही प्रकट नहीं की गई हो, या और लगा रही हूं मैं, या ऑब्जेक्शन आए हो लेकिन आपके फेवर में ही डिसाइड हुए हों। ऑब्जेक्शंस रेज्ड, क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्शंस रेज्ड बट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में डिसाइड हुए हों, इन फेवर ऑफ इन्वेंटर, किसके फेवर में, इन्वेंटर के फेवर में। तीसरा, कंट्रोलर डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, कंट्रोलर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या बोला मैंने, कंट्रोलर को पेटेंट देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सी पॉइंट है, कंट्रोलर डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। तो आपको क्या दे दिया जाएगा, पेटेंट। पेटेंट देने के बाद सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं सीलिंग, क्या पढ़ेंगे अब हम, सीलिंग। तो आफ्टर ग्रांट ऑफ पेटेंट, कंट्रोलर आपको क्या इशू करेगा, कंट्रोलर विल इशू, क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ पेटेंट या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कुछ भी बोल सकते हो, विद सील एंड सिग्नेचर। ठीक है, सील और सिग्नेचर के साथ आपको क्या इशू कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट। इसे क्या कहा जाता है, सीलिंग ऑफ पेटेंट। ये आपका सेक्शन 43 था। कौन सा सेक्शन पढ़ा अभी अपन ने, 43 किसका है, ग्रांट एंड सीलिंग ऑफ पेटेंट। ठीक है, देखिए आप इसको, जब मैं देखने के लिए बोलती हूँ इसको जूम करना होता है बोर्ड को, भैया को तो क्या पता है मैंने बोल रहा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 54, 55, 56। किसका है ये, पेटेंट ऑफ एडिशन। किसका सेक्शन है ये, पेटेंट ऑफ एडिशन। कौन सा है, 54, 55, 56। सेक्शन 54 किसका है, ये सारे पेटेंट ऑफ एडिशन से रिलेटेड हैं। तो 54 मेनली होता क्या है, पेटेंट ऑफ एडिशन। 55 किसका है, फी। और 56 किसका है, पीरियड। किसका है ये, पीरियड। पहले हम समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं 54 किसका है ये, पेटेंट ऑफ एडिशन। सुनना, मैंने कोई आविष्कार कर दिया, लाइक कंप्यूटर बना दिया, लैपटॉप बना दिया, कोई रिमोट बना दिया, किसी भी तरह का कोई मैंने आविष्कार कर दिया, लेकिन समय समय पर उसमें क्या होता है कि अपडेशन होता रहता है, थोड़ा चेंज होता रहता है, नई नई जनरेशन के अकॉर्डिंग उस आविष्कार में अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन चलता रहता है। तो अब मैंने उसमें कोई चेंजेस किए, कोई मॉडिफिकेशन किया, कुछ एडिशन किया। क्या किया, कुछ एडिशन, ऐड कर दिया। तो मुझे उस मेन पेटेंट के साथ ही उसे क्या कराना होगा, रजिस्टर। क्या कराना होगा, जो मेरा मेन पेटेंट था, मेन, उसी के साथ मुझे इसको भी क्या कराना होगा, रजिस्टर। तो जो आपने नया मॉडिफिकेशन किया, जो आपने नया ऑल्ट्रेशन किया, उसे क्या कहा जाता है, पेटेंट ऑफ एडिशन। क्या कहा जाता है, पेटेंट ऑफ एडिशन। और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा रिन्यूअल फीस नहीं है। देखो, आपने कोई नया मॉडिफिकेशन किया, उसको आप साथ में लगाओगे तब तो फीस लगेगी। जब साथ में आप उसको मेन इन्वेंशन के साथ रजिस्टर करवाओगे तब तो फीस लगेगी। लेकिन जब रिन्यू कराओगे 20 साल बाद जब आप रिन्यू कराओगे तो रिन्यूअल की कोई फीस नहीं है। नेक्स्ट, कितने साल के लिए वैलिड है पेटेंट ऑफ एडिशन, बताइए। जितने टाइम तक आपका मेन इन्वेंशन वैलिड है उतने टाइम तक आपका क्या वैलिड है, पेटेंट ऑफ एडिशन। क्या वैलिड है, पेटेंट ऑफ एडिशन। मान लो
आज आपने पेटेंट बनाया, आविष्कार बनाया, 2 साल बाद आपने एडिशन किया, ठीक है, यानी कि मान लो 2012 में आपने पेटेंट बनाया, 2014 में आपने एडिशन किया, तो 20 सालों तक, मतलब 2012 से ही 20 सालों तक आपका क्या वैलिड रहेगा, पेटेंट ऑफ एडिशन, ठीक है। तो जब पेटेंट में कोई नई चीज ऐड कर दी जाती है, कोई मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पेटेंट ऑफ एडिशन, और उसकी रिन्यूअल की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, और उसका कोई पीरियड जो है वो वही रहेगा जो मेन इन्वेंशन का है। तो इट मीन्स क्या है इसका मतलब, न्यू मॉडिफिकेशंस, क्या है, न्यू मॉडिफिकेशंस, ऑल्ट्रेशन, अपडेशन, क्या किया आपने, अपडेशन किसमें किया, इन मेन इन्वेंशन, क्या किया, इन मेन इन्वेंशन, उसे क्या कहा जाता है, पेटेंट ऑफ एडिशन। नो एक्स्ट्रा रिन्यूअल फीस, कोई एक्स्ट्रा रिन्यूअल फीस नहीं है, नो एक्स्ट्रा रिन्यूअल फी इज चार्ज्ड, कोई एक्स्ट्रा रिन्यूअल फी आपको चार्ज नहीं होगी, और ये कब तक वैलिड रहेगा, अप टू द पीरियड ऑफ मेन इन्वेंशन, अप टू द वैलिड, अप टू, कब तक वैलिड है, वैलिड अप टू पीरियड ऑफ मेन इन्वेंशन, जब तक आपका मुख्य आविष्कार वैलिड है तब तक आपका पेटेंट ऑफ इन्वेंशन भी वैलिड है। 20 साल के बाद अगर आप एडिशन को रिन्यू भी कराते हो तो क्यों, ये अलग से रिन्यूअल फीस इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसे मेन इन्वेंशन के साथ ही जुड़ जाएगा, ये अलग पार्ट नहीं है, ये मेन इन्वेंशन का ही पार्ट है, इसीलिए इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस क्यों। लेकिन हाँ, जब आप कोई नई चीज ऐड करोगे तो उसकी एग्जामिनेशन होगी तो वहां पे फीस लगती है, क्योंकि पेटेंट में हर चीज के लिए फीस है। अगर आप एक्चुअली एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे, एग्जामिन जब वो करेगा ना तो उसकी भी फीस लगती है, जर्नल में पब्लिश करेगा उसकी भी आपको फीस देनी पड़ती है, ऑब्जेक्शन कोई और करेगा तो उसकी भी फीस देनी पड़ती है। वो आपके इतना डिटेल में नहीं है, मैं बता रही हूं आपको कि हर चीज की कंट्रोलर आपसे क्या चार्ज करेगा, फी, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। पेटेंट होने में 5 साल लग जाते हैं, 4 से 5 साल पेटेंट होने में लग जाते हैं, क्योंकि प्रोसीजर इतनी लंबी होती है कि हर चीज को करने में, लाइक जर्नल में पब्लिश करने में, हियरिंग करने में, एग्जामिन करने में, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने में टाइम लगता है। तो आप सेक्शन 54, 55, 56 देखिए, आप इसे तीनों सेक्शन हो गए हमारे, 54, 55 फीस का है और 56 पीरियड। सेक्शन 48 राइट्स ऑफ पेटेंटी, सेक्शन है 48। राइट्स ऑफ पेटेंटी, सेक्शन कौन सा है, 48। पेटेंटी कौन है, जिसको पेटेंट मिल गया वो कौन है, पेटेंटी। मैंने मेरे नाम से पेटेंट करा लिया, मैंने मेरे नाम से क्या करा लिया, पेटेंट, तो मैं कौन हूं, पेटेंटी। मेरे क्या क्या अधिकार हैं, पहला, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मैंने क्या बनाया, कोई प्रोडक्ट, तो मैं दूसरों को रोक सकती हूं उसे यूज करने से, उसे किराए पर देने से, उसे बेचने से रोक सकती हूं, ये मेरा राइट है। ये किसका राइट है, पेटेंटी का। क्या क्या कर सकती हूं, मैंने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया या क्या बनाई, कोई प्रोसेस, कुछ भी बनाऊं, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं थर्ड पार्टी को यूज करने, हायर पे देने, सेल करने से क्या कर सकती हूँ, रोक सकती हूँ। ये राइट है किसका, पेटेंटी का। ये इतना सा सेक्शन है आपका, सेक्शन है 48। तो इंग्लिश में सुनना, द पेटेंटी हैव अ राइट टू प्रिवेंट द थर्ड पार्टीज फ्रॉम यूजिंग, हायरिंग और सेलिंग द न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। क्या बोला मैंने, पेटेंटी हैव द राइट टू प्रिवेंट थर्ड पार्टी, टू प्रिवेंट थर्ड पार्टी को रोकने का, किससे, फ्रॉम यूजिंग
हायरिंग, सेलिंग ऑफ पेटेंट। पेटेंटी के पास यह अधिकार है कि तृतीय पक्षकारों को पेटेंट का यूज करने, किराए पर देने या बेचने से रोक सके। ठीक है, किसे? ये तो लिखा ही नहीं आपने, किसको रोक सके? फ्रॉम यूजिंग ऑफ पेटेंट। पेटेंट किसका? पेटेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट या प्रोसेस। किसका हो सक, किसको रोकूंगी मैं? क्या यूज करने से रोकूंगी? मेरा वो प्रोडक्ट, मेरी वो प्रोसेस जो पेटेंटी के नाम से क्या है? रजिस्टर्ड, विच इज रजिस्टर्ड, विच इज रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ पेटेंटी, जो किसके नाम से रजिस्टर्ड है? पेटेंटी के नाम से। तो मैं अगर मेरे नाम से अगर कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस रजिस्टर हो चुका है तो मैं दूसरों को रोकूंगी। क्या करूंगी? पेटेंटी हैव ए राइट टू प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। यह है आपका सेक्शन 48। तो हम सेक्शंस रिवाइज करेंगे। अब हम सेक्शंस रिवाइज करेंगे। पहला आविष्कार, इन्वेंशन 21J, आविष्कार का सेक्शन है 21J। इन्वेंटिव स्टेप्स का सेक्शन है 21JA। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 25, ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल, किन आधारों पर आपको पेटेंट देने से मना कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी प्रोसीजर, प्रोसीजर में कोई सेक्शन नहीं था। उसके बाद हमने पढ़ा था टर्म, कितने साल के लिए वैलिड, सेक्शन 53। उसके बाद हमने पढ़ा 54, 55, 56। उसके बाद हमने पढ़ा है 48 जो किसका है? राइट्स ऑफ पेटेंटी। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 60 और 61। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है आपका? 60 और 61। रिस्टोरेशन, क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट। क्या है सेक्शन 60? ऑन करना सेक्शन 60, 61 क्या है इसमें? रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट। ये लैप्स्ड का मतलब क्या होता है? लैप्स का मतलब पेटेंट एक्सपायर हो चुका है और आपने उसे रिन्यू भी नहीं कराया है। 20 साल निकल गए। कितने साल निकल गए? 20 ईयर्स। और आपको क्या कराना चाहिए था? रिन्यू। लेकिन अभी तक आपने पेटेंट का रिन्यूअल नहीं कराया है और वो पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। क्या एक्सपायर होने के बाद भी आप उसे रिस्टोर करा सकते हो क्या? अब सुनना, पहली चीज तो ये कि आपने रिन्यूअल क्यों नहीं कराया। क्या आपके पास रिन्यूअल नहीं कराने के कोई कारण थे? कारण ऐसे होने चाहिए जो आपके कंट्रोल में नहीं थे। अगर ऐसा कुछ है तो कंट्रोलर आपके पेटेंट को फिर से रिन्यू कर देगा। तो कंट्रोलर आपके पेटेंट को फिर से क्या कर सकता है? रिन्यू। और ये रिन्यू नहीं, रिस्टोरेशन। ध्यान रखना यहाँ पे अपने को क्या वर्ड यूज लेना है? रिस्टोरेशन, रिकवरी। क्योंकि आपका एक्सपायर हो चुका है, अब आप उसे क्या कराना चाहते हो? रिकवरी। कितने महीने के अंदर आप उसे रिस्टोर करवा सकते हो? 18 महीने, विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। कितने टाइम के अंदर? विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। तो ये ऐसी नौबत आती कब है? रिस्टोरेशन की जो कंडीशन है, रिस्टोरेशन की जो सिचुएशन है वो कब आई? यदि पेटेंट को निर्धारित अवधि के भीतर रिन्यू नहीं कराया जाता है। When patent is not renewed within the prescribed period, then it can be restored within 18 months from the date of expiry. तो लिखिए, when patent is not renewed within prescribed period, मैं यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड लिख रही हूँ, लेकिन
इसका मतलब कितने दिन से है? 30 दिन के अंदर रिन्यू कितने टाइम में कराना होता है? रिन्यू के लिए कोई टाइम आपके मॉड्यूल में नहीं है, ये आपको कंट्रोलर बताएगा कि इतने टाइम में क्या कराना है रिन्यू। कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, इसीलिए तो मैंने क्या लिखा, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, जितने दिन वो बोले उतने दिन में रिन्यू करा लेना, नहीं कराया तो लैप्स हो जाएगा। तो नोट आपने कराया ही नहीं, नॉट रिन्यू, देन इट विल एक्सपायर। क्या हो जाएगा? एक्सपायर, या क्या कह सकती हूं, लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैप्स। एंड इट कैन बी रीस्टोर्ड, क्या कर सकते हैं? इट कैन बी रीस्टोर्ड विदिन 18 मंथ्स। कितने टाइम में रीस्टोर होगा? विदिन 18 मंथ्स। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। कितने टाइम में करा सकते हो? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। तो ठीक है, सेक्शन कौन सा है? 60 और 61। लेकिन रीस्टोर कराने की प्रोसीजर क्या है? रीस्टोर कराना इतना आसान थोड़ी है, इसके लिए आपको क्या फॉलो करनी पड़ेगी? प्रोसीजर। ठीक है, तो वही प्रोसीजर तो सेम ही है। आपको क्या फाइल करनी है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ फीस। देखो, एप्लीकेशन के साथ हमेशा आपको क्या सबमिट करनी पड़ेगी? फी। तो सबसे पहला पॉइंट आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ क्या जाएगी? फी। ये कहाँ जाएगी? कंट्रोलर के पास। कहाँ जाएगी? कंट्रोलर के पास। और आपको क्या बताने पड़ेंगे? रीजंस फॉर डिले। इतना डिले क्यों हुआ? आपको क्या बताने पड़ेंगे? डिले क्यों हुआ, उसके रीजंस। अब वो आपकी एप्लीकेशन को जर्नल में क्या करेगा? पब्लिश। क्या करेगा? पब्लिश इन जर्नल। क्यों करा इसने जर्नल में पब्लिश? ताकि लोगों को भी तो पता चले कि आपने टाइम पे रिन्यू नहीं कराया, ताकि सब लोगों को पता चले कि आपने टाइम पे रिन्यूअल नहीं कराया। और कोई ऑब्जेक्शन के लिए क्या दिया जाएगा? टाइम। तो कोई भी पर्सन ऑब्जेक्शन कर सकता है, आपके खिलाफ बोल भी सकता है कि इनके पास तो पर्याप्त कारण थे, फिर भी मतलब पर्याप्त कारण नहीं थे, आराम से रिन्यूअल हो सकता था, फिर भी नहीं कराया। मतलब आपके अगेंस्ट में कोई कुछ भी बोल सकता है, इसीलिए क्या किया जाता है? पब्लिश इन जर्नल। अगर ऑब्जेक्शन आए, अगर क्या आते हैं? ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया जाता है, और ऑब्जेक्शन आए तो क्या की जाएगी? हियरिंग। और हियरिंग के बाद आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। क्या बोला मैंने? सेम प्रोसीजर है हमेशा। प्रोसीजर हमेशा आईपीआर में सेम ही रहेगी। सबसे पहले आपने क्या फाइल करी? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ में क्या फाइल करी? फी। उसके बाद कंट्रोलर आपकी एप्लीकेशन को क्या करेगा? पब्लिश इन जर्नल। कंट्रोलर के द्वारा आपके आवेदन को जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद यदि ऑब्जेक्शन आते हैं तो पक्षकारों की सुनवाई की जाएगी, हियरिंग की जाएगी। कंट्रोलर विल कंडक्ट द हियरिंग ऑफ पार्टीज। कंट्रोलर में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। मतलब कि वो रीस्टोर कर भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि देखो आपके पास ऐसे रीजंस थे जैसे दुर्घटना, एक्सीडेंट, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं थे, तो रीस्टोर हो जाएगा। लेकिन बिना किसी रीजन के आपने रिन्यूअल नहीं कराया तो हो सकता है आपकी इस एप्लीकेशन, आपकी इस रिक्वेस्ट को क्या कर दिया जाए? रिजेक्ट। यह है आपका सेक्शन 61। इस चैप्टर का वेटेज कितना है एग्जाम के लिए? अभी ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वेटेज सिर्फ इसका 5 नंबर का है मैक्सिमम इस चैप्टर में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जनरली ट्रेडमार्क में से ज़्यादा आते हैं, पेटेंट में से कम आते हैं, लेकिन कभी ट्रेडमार्क में से ज़्यादा आएंगे, कभी पेटेंट में से ज़्यादा आएंगे। तो अभी हम वापस से एक बार सेक्शन रिवाइज करेंगे। इन्वेंशन 21J, इन्वेंटिव स्टेप्स 21JA। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है कोई सेक्शन। नेक्स्ट 53 टर्म ऑफ पेटेंट,
नेक्स्ट 54, 55, 56 पेटेंट ऑफ एडिशन। नेक्स्ट सेक्शन 25 किसका था? ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल। नेक्स्ट 60 और 61 रिस्टोरेशन। सेक्शन 43 ग्रांट ऑफ पेटेंट। नेक्स्ट है अब हमारा, ये कौन सा सेक्शन है हमारा? 60 और 61। सेक्शन 63 नाउ है। सेक्शन 63 किसका है? ये सरेंडर ऑफ पेटेंट। क्या है? सरेंडर ऑफ पेटेंट। सरेंडर क्यों करूंगी मैं? इतनी मुश्किल से मैंने आविष्कार किया, इतनी मुश्किल से मैंने इन्वेंशन किया, उसका पेटेंट करवाया, अब मैं पेटेंट क्यों सरेंडर करूंगी? सरेंडर ऑफ पेटेंट। देखो मैंने पहले आविष्कार किया, आविष्कार का क्या कराया? पेटेंट। पेटेंट को मैं क्यों सरेंडर करूंगी? मेरी मर्जी, ये मेरी इच्छा है कि मैं जब चाहूं मेरे पेटेंट को क्या कर सकती हूं? सरेंडर। ये मेरा ये मेरा पर्सनल रीजन है, क्या मेरा ऑफिशियल रीजन है, या मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, या मेरा पेटेंट इंडिया की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं रहेगा, कुछ भी रीजन हो सकता है और मैं पेटेंट को क्या कर सकती हूँ? सरेंडर। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोसीजर है? पेटेंट को सरेंडर करने के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। किसे? कंट्रोलर को। किसको नोटिस देना पड़ेगा? कंट्रोलर को। कौन देगा? पेटेंटी। कौन देगा ये नोटिस? पेटेंटी। तो पहला पॉइंट है नोटिस टू कंट्रोलर। पहला पॉइंट क्या है? नोटिस टू कंट्रोलर। कंट्रोलर इसे क्या करेगा? पब्लिश इन जर्नल। वापस से आपके इस एप्लीकेशन को क्या करेगा? पब्लिश इन जर्नल। और उसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए क्या देगा? टाइम। दूसरों को क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं मेरा पेटेंट सरेंडर करती हूं, आपको क्या ऑब्जेक्शन? बताइए, क्या अधिकार है आपको ऑब्जेक्शन करने का? यस, क्योंकि एक बार आप उस पेटेंट को यूज कर चुके हो, एक बार आपको उसकी आदत लग चुकी है, आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हो, आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि भी हो रही है, ये सारी चीज़ें पब्लिक उसे यूज़ कर रही है। जैसे मान लो मैंने कोई दवाई बनाई, मैंने कोई मेडिसिन बनाई, मेडिसिन, अब उससे लोगों का इलाज हो रहा है, लेकिन मैं अगर वापस मेरे लाइसेंस को, मेरे इन्वेंशन को वापस ले लूँ तो वो इलाज होना बंद हो जाएगा। तो जनता चाहे तो ऑब्जेक्शन कर सकती है। ऑब्जेक्शन आते हैं तो हियरिंग होगी, हियरिंग में एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। ये है आपका सेक्शन 63 सरेंडर ऑफ पेटेंट। देखो पेटेंट किसने करवाया? पेटेंटी ने। पेटेंटी अगर उसको सरेंडर करना चाहता है तो नोटिस देगा। किसे? कंट्रोलर को। तो पेटेंटी विल गिव नोटिस। क्या देगा? नोटिस। किसे देगा? कंट्रोलर को। किस लिए देगा? फॉर द सरेंडर ऑफ पेटेंट। किस लिए? सरेंडर ऑफ पेटेंट। कंट्रोलर क्या करेगा? पब्लिश इन जर्नल। क्या करेगा? पब्लिश इन जर्नल। आपकी एप्लीकेशन को जर्नल में क्या करेगा? पब्लिश। कंट्रोलर विल पब्लिश the application in journal and give the time for objection. क्या देगा? and give the time for objection. आपत्ति के लिए क्या देगा? समय देगा। उसके बाद में क्या होगी? हियरिंग। और वही हियरिंग के बाद या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट। ये पॉइंट अपने आप लिखने हैं आपको, हमेशा आ रहे हैं, बार बार इसको मैं डिटेल में लिखूं वही बात है। सबसे पहले आपको ये दो मेन पॉइंट हैं,
कि यदि कोई पेटेंटी सरेंडर करना चाहता है तो सबसे पहले किसको एप्लीकेशन देगा, नोटिस देगा? कंट्रोलर को। किसको देगा? कंट्रोलर को। कंट्रोलर क्या करेगा? पब्लिश इन जर्नल। कोई भी रीजन हो सकता है देखो सरेंडर करने का, मेरा पर्सनल, इंडिया की सिक्योरिटी, या महंगा पड़ रहा है, दवाई महंगी पड़ रही है, मेरे पास इतना है नहीं कि मैं वो दवाई बनाऊं, या हो सकता है वो फ्यूचर में हार्मफुल हो हेल्थ के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है और आप क्या कर सकते हो? सरेंडर। ये है आपका सेक्शन 63। इसके पहले कौन सा था? 60 और 61 किसका था? रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। पेटेंट का खंडन, पेटेंट को तोड़ देना, हटा देना लाइसेंस, पेटेंट का खंडन करना। क्या करना? पेटेंट का खंडन। इतनी मुश्किल से पेटेंट करवाया मैंने और सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, तो सामने वाला कैसे भी करके उसको क्या करवाना चाहता है? रिवॉक। तो वो करवा सकता है क्या? देखो, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन रिवॉक करने का पावर किसके पास है? क्या बोला मैंने? रिवॉक करने का पावर 3 लोगों के पास है। पावर 3 लोगों के पास है रिवॉक करने का पावर, जिसको शॉर्ट में मैं लिखूंगी HC और C। HCC। पहला किसके पास है? हाई कोर्ट। पहला पावर किसके पास है? हाई कोर्ट। दूसरा पावर कंट्रोलर। दूसरा पावर किसके पास है? कंट्रोलर। और तीसरा पावर किसके पास है? CG। तीसरा पावर किसके पास है? CG। तो आपको इस तरह से याद करना है, ये पावर 3 लोगों के पास है। HCC, पहला हाई कोर्ट, दूसरा कंट्रोलर और तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहला बाय हाई कोर्ट। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम? बाय हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में अगर कोई जाता है कि इसके पेटेंट को रिवोक करो, आप गए हाई कोर्ट में कि मेरे पेटेंट को क्या कर दो? रिवोक। तो किन ग्राउंड्स पे आप जाओगे? आप क्या कहोगे हाई कोर्ट से? कुछ तो बोलोगे। ऐसा तो है ही नहीं कि बिना ऐसे ही हवा में आप हाई कोर्ट में केस कर दिया कि इसके पेटेंट को रिवोक करो और हाई कोर्ट मान लेगा। नहीं, आपके पास कुछ ऐसे ग्राउंड्स होने चाहिए जिनके बेसिस पर हाई कोर्ट मेरे पेटेंट को क्या कर सके? रिवोक। तो ऐसे कौन से आधार हैं? निम्न आधारों पर हाई कोर्ट पेटेंट को खंडन, रिवोक कर सकता है। क्या है? ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जो, देखो, अब इन्वेंशन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में पढ़ी थी? 21J। कौन से सेक्शन में पढ़ी थी? 21J। क्या था उसमें इन्वेंशन में? पहला, न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस होनी चाहिए। दूसरा, इन्वेंटिव स्टेप्स होनी चाहिए। तीसरा, इंडस्ट्रियल यूज के लिए होना चाहिए। इन तीनों का अगर मैं उल्टा कर दूं कि न्यू प्रोडक्ट नहीं है, इन्वेंटिव स्टेप है ही नहीं, इंडस्ट्रियल यूज का है ही नहीं, तो मैं जा सकती हूं? तो मैं कंट्रोलर के पास जाऊंगी। मैं कहां जाऊंगी? कंट्रोलर के पास, कि इसके पेटेंट को क्या कर दो? रिवॉक। तो पेटेंट क्या हो जाएगा? रिवॉक। हाई कोर्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या था? कंट्रोलर। उसके बाद सीजी के पास जा सकते हैं क्या? सीजी के पास केवल तभी जा सकते हैं जब आपका पेटेंट भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। आपने इस तरह का कुछ बना दिया जो जनता के स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक, और जनता के हित के लिए वो क्या है? हार्मफुल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट है, हार्मफुल फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। तो जब इंडिया की सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा तब कौन आएगा? सीजी।
तो सीजी का नाम केवल तभी आता है या सीजी आपके पेटेंट को केवल तभी रिवोक करेगा जब आपका पेटेंट क्या है, डेंजरस, खतरनाक है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो पहला है हमारा पॉइंट हाई कोर्ट, और इसका सेक्शन है 64। इसका सेक्शन कौन सा है, 64। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका 64, इसका 85 सेक्शन, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है आपको, सेक्शन 64, और ये है सेक्शन 85, और ये है सेक्शन 66। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, बाय हाई कोर्ट, इसका सेक्शन है 64। देखो मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ इसको कैसे याद करना है। सेक्शन 25 पढ़ा था हमने, सेक्शन 25 के सारे ग्राउंड्स आपको यहाँ लिखना है। जो सेक्शन 25 हमने पढ़ा था तो ये सेम हो गया, सेम एज सेक्शन 25। ठीक है, इसका शॉर्टकट है याद करने का। अब ये बताइए सेक्शन 25 में क्या था। यदि वो आविष्कार जो आपने किया उसमें गलत तरीके से प्राप्त किया गया हो। पहला पॉइंट क्या था, यदि आविष्कार को रॉन्गफुली ऑब्टेन किया गया हो। दूसरा पॉइंट था कंट्रोलर को आपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हो, कंट्रोलर को आपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हो, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही फाइल नहीं किया गया हो। क्या क्या बोला मैंने, पहला आपने रॉन्गफुली ऑब्टेन किया हो, दूसरा आपने कंट्रोलर को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हो, आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही फाइल नहीं किया हो। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट हमने किस में पढ़े थे सेक्शन 25 में, वो एज इट इज आपको किस में लिखने हैं, सेक्शन 64 में। ठीक है, ये देखिए आप सेक्शन 64, 85 एंड 66। बंद कर दो। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट में मैंने बताया था कि 3 लोगों के पास पावर है कि वो पेटेंट को क्या कर सकते हैं, रिवॉक। सबसे पहला बाय हाई कोर्ट, सबसे पहला कौन सा है, बाय हाई कोर्ट। सेक्शन कौन सा है, 64। अब देखिए मेरा पेटेंट है लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप हाई कोर्ट में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और मेरे पेटेंट को क्या करा सकते हो, रिवॉक। लेकिन मेरे पेटेंट को रिवॉक कराने के लिए आपके पास कोई रीजन तो होना चाहिए। मेरे पेटेंट को रिवॉक कराने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए। तो सेक्शन 25 में हमने पढ़ा था ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल। क्या पढ़ा था हमने, ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल। तो वही पॉइंट किस में आएंगे, सेक्शन 64 में। तो ये हो जाएगा आपका सेम एज सेक्शन 25। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा बाय कंट्रोलर। नेक्स्ट है सेक्शन 85। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 85 कि क्या कंट्रोलर के पास पावर है पेटेंट को रिवोक करने का। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, यदि आपने 2 साल तक पेटेंट को यूज ही नहीं किया हो, क्या बोला मैंने, यदि आपने पेटेंट को 2 साल तक यूज ही नहीं किया हो तो कंट्रोलर के द्वारा आपके पेटेंट को क्या कर दिया जाएगा, रिवॉक। तो कंट्रोलर के द्वारा आपके पेटेंट को क्या कर दिया जाएगा, रिवॉक। लिखिए इंग्लिश में, व्हेन पेटेंट इज नॉट यूज्ड बाय पेटेंटी up to the period of 2 years। कब तक यूज नहीं किया हो, up to the period of 2 years, then कंट्रोलर क्या करेगा, then कंट्रोलर will revoke the patent। कंट्रोलर के द्वारा पेटेंट को क्या कर दिया जाएगा, रिवॉक। हिंदी में लिखिए, यदि पेटेंट को पेटेंटी के द्वारा 2 साल तक यूज ही नहीं किया जाए, हिंदी में लिखिए, यदि पेटेंट को
पेटेंटी के द्वारा 2 साल तक उपयोग में ही नहीं लाया जाए तो कंट्रोलर के द्वारा पेटेंट को रिवोक कर दिया जाएगा। ठीक है, यह है आपका सेक्शन 85। नेक्स्ट कौन सा था? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन है इसका 66। सेक्शन कौन सा है इसका? 66। तो बताइए कब सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पेटेंट को रिवॉक कर देगा? यदि आपका पेटेंट भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। When the patent is प्रीजुडिशियल, मतलब कि हार्मफुल है। प्रीजुडिशियल का मतलब होता है हार्मफुल है। क्या? पेटेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, किसकी सिक्योरिटी के लिए? भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पेटेंट को क्या कर देगा? रिवॉक। तो लिखिए इंग्लिश में, व्हेन पेटेंट इज प्रीजुडिशियल, when patent is prejudicial for the security of India, then CG will क्या करेगा? CG will revoke the patent। तो CG क्या कर देगा? आपके पेटेंट को रिवॉक। हिंदी में लिखिए, यदि कोई पेटेंट भारत की सुरक्षा के लिए, हिंदी में लिखिए, यदि कोई पेटेंट भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। क्या है? प्रीजुडिशियल का मतलब हानिकारक है, तो सीजी के द्वारा पेटेंट को रिवॉक कर दिया जाएगा। सीजी के द्वारा पेटेंट को निरस्त कर दिया जाएगा। ये आपका टॉपिक कंप्लीट, रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन 84। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 84 कंपल्सरी लाइसेंसिंग। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 84, किसका है वो? कंपल्सरी लाइसेंसिंग। पहले इस टॉपिक को समझना फिर लिखना। सेक्शन 84 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। मेरे पास मेरा पेटेंट है, मैंने कोई आविष्कार किया, उसका मैंने क्या करा लिया है? पेटेंट। लेकिन क्या है ना, मेरा जो आविष्कार है, जैसे मान लो कोई दवाई बनाई मैंने, थोड़ी महंगी है, क्योंकि मेरे कॉस्ट ही इतनी आ रही है कि मुझे वो महंगी करनी पड़ी, और आपको प्रॉब्लम हो रही है। हुआ क्या कि मैं थोड़ा अनरीजनेबल प्राइस चार्ज कर रही हूं। अगर चार्ज करूं तो आप मेरे पेटेंट को लेने के लिए क्या कर सकते हो? अप्लाई। क्या बोला मैंने? यदि किसी व्यक्ति पेटेंटी के द्वारा अपना पेटेंट जनता को रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है, या जनता की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा रहा है, तो कोई और मेरे पेटेंट का लाइसेंस लेने के लिए 3 साल के अंदर अप्लाई कर सकता है। कितने साल के अंदर अप्लाई कर सकता है? 3 साल के अंदर अप्लाई कर सकता है। इंग्लिश में सुनिए, व्हेन पेटेंटी अनेबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पब्लिक। क्या बोला मैंने? व्हेन द पेटेंटी अनेबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पब्लिक या रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक और चार्जिंग अनरीजनेबल प्राइसेस फ्रॉम द पब्लिक, then another person can apply for the patent within the 3 years। तो कोई और व्यक्ति 3 साल के अंदर आपके पेटेंट को लेने के लिए कंट्रोलर के पास चला जाएगा कि ये तो मुझे दे दो, मैं इसको आधी रेट में बेच दूंगा। ठीक है, तो कितने साल के अंदर आप कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो? विद इन 3 years। लेकिन ऐसे ही नहीं दे दूंगी मैं आपको मेरा पेटेंट। देखो, इसके लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं, तभी आप मेरा लाइसेंस लेने के लिए, मेरा पेटेंट लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे यदि कोई पेटेंट रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल ना हो, यदि वो पेटेंट जनता की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हो,
ठीक है, तो इन सभी रीजंस पे आप यानी कि कोई और मेरा पेटेंट लेने के लिए कंट्रोलर के पास अप्लाई कर सकता है। तो पहले मीनिंग लिखिए इसका, मीनिंग लिखिए व्हेन, इट मीन्स, पहले तो इट मीन्स व्हेन अनदर पर्सन अप्लाई फॉर टेकिंग लाइसेंस ऑफ पेटेंटिंग, किसका लाइसेंस? ऑफ पेटेंटिंग टू कंट्रोलर within 3 years, it is called compulsory licensing। देखो क्या बोला मैंने, इट मीन्स व्हेन अनदर पर्सन अप्लाई कर रहा है क्या लेने के लिए? लाइसेंस, किसका? पेटेंटी का। किसको अप्लाई कर रहा है? कंट्रोलर को। कितने साल के अंदर अंदर? 3 साल। मुझे पेटेंट मिलने के 3 साल, इसे क्या कहा जाता है? कंपल्सरी लाइसेंसिंग। हिंदी में लिखिए, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पेटेंट प्राप्त करने के लिए, क्या बोला मैंने? यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पेटेंट प्राप्त करने के लिए 3 साल के भीतर कंट्रोलर को अप्लाई किया जाता है, कंट्रोलर को अप्लाई किया जाता है, तो उसे कंपल्सरी लाइसेंसिंग कहा जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे ग्राउंड्स। किन ग्राउंड्स पे आप अप्लाई करोगे? कोई ग्राउंड्स तो होने चाहिए। द अनदर पर्सन मे अप्लाई फॉर पेटेंट ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। द अनदर पर्सन कैन अप्लाई फॉर कंपल्सरी लाइसेंस CL ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। कोई अन्य व्यक्ति CL लेने के लिए, लिखिए, कोई अन्य व्यक्ति CL लेने के लिए निम्न आधारों पर अप्लाई कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति CL यानी कंपल्सरी लाइसेंसिंग लेने के लिए निम्न आधारों पर अप्लाई कर सकता है। पहला, किन आधारों पर? When patent is not available at reasonable price, क्या बोला मैंने? यदि पेटेंट, लिखिए ए पॉइंट हिंदी में, यदि पेटेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध ना हो। हिंदी में लिखिए, यदि पेटेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध ना हो। When patent unable to satisfy the requirement of public, यदि वह पेटेंट जनता की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हो। लिखिए, यदि वह पेटेंट जनता की आवश्यकताओं को यूज नहीं कर पा रहा हो। और तीसरा आधार, तीसरा ग्राउंड क्या है? इसे इंडिया में यूज नहीं किया जा रहा है, इंडिया के बाहर यूज किया जा रहा है। तो अब जैसे मान लो आप अमेरिका में यूज कर रहे हो, लेकिन मेरे को दे दो, मैं इंडिया में भी यूज कर लूंगी। मुझे दे दो इसका लाइसेंस, मैं इसे कहां यूज कर लूंगी? इंडिया में। अगर आप इसे इंडिया में यूज नहीं करोगे तो मैं किसके लिए अप्लाई कर दूंगी? कंपल्सरी लाइसेंस के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि इसे भारत में यूज नहीं किया जा रहा हो, यदि इसे भारत में यूज नहीं किया जा रहा हो। थर्ड पॉइंट है आपका
यदि इसे भारत में यूज नहीं किया जा रहा हो। नेक्स्ट, फैक्टर्स। कंट्रोलर ऐसे ही थोड़ी ना आपको दे देगा, इसके लिए बहुत सारे तत्वों पर विचार करेगा। पहले कंट्रोलर देखेगा आप हो कौन जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग लेने आ रहे हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कैसे साबित कर रहे हो कि आप इसका बेस्ट यूज कर पाओगे या बेटर यूज कर पाओगे। तो पहले कंट्रोलर विल कंसीडर दीज फैक्टर्स, कंट्रोलर के द्वारा इन तत्वों पर विचार किया जाएगा। क्या देने से पहले? कंपल्सरी लाइसेंसिंग। सीएल देने से पहले कंट्रोलर के द्वारा निम्न तत्वों पर विचार किया जाएगा। कंट्रोलर विल कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स बिफोर गिविंग। क्या देने से पहले? कंपल्सरी लाइसेंस। क्या देने से पहले? कंपल्सरी लाइसेंस। हिंदी में लिखिए, कंट्रोलर के द्वारा कंपल्सरी लाइसेंस देने से पहले, कंट्रोलर के द्वारा कंपल्सरी सीएल देने से पहले निम्न तत्वों पर विचार किया जाएगा। ठीक है, पहला क्वालिफिकेशन किसकी? एप्लीकेंट की। इंग्लिश में लिखना क्वालिफिकेशन, कैपेसिटी, नेचर ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार की प्रकृति, ये सारी चीजें देखने के बाद पहले ये लिखिए, क्वालिफिकेशन देखेंगे एप्लीकेंट की, उसकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी, नेचर ऑफ इन्वेंशन, ये लिखिए आप। उसके बाद देखो, सबसे पहले हमने ग्राउंड्स पढ़े, किन किन आधारों पर आप कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोलर के द्वारा इन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद कंट्रोलर क्या करेगा? पब्लिश इन जर्नल। क्या करेगा? आपके इस एप्लीकेशन को फिर से जर्नल में क्या कर देगा? पब्लिश। हमेशा से यही करते आ रहा है कंट्रोलर, तो यहाँ पे भी वो आपकी एप्लीकेशन को जर्नल में क्या करेगा? पब्लिश। और टाइम देगा ऑब्जेक्शन के लिए। किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन हो किसी भी प्रकार का तो वो रेज कर सकता है। अगर ऑब्जेक्शन आए तो क्या होगी? हियरिंग। हियरिंग में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी। तो लिखिए, कंट्रोलर विल पब्लिश दिस फैक्ट इन ऑफिशियल जर्नल। किसमें पब्लिश करेगा? ऑफिशियल जर्नल। ठीक है, एंड गिव द टाइम फॉर ऑब्जेक्शन। गिव द टाइम फॉर ऑब्जेक्शन। अगर ऑब्जेक्शन आए तो क्या होगी? हियरिंग। और हियरिंग में एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी। तो लिखिए ये वाला पॉइंट हिंदी में, कंट्रोलर के द्वारा आवेदन को जर्नल में पब्लिश किया जाएगा। जर्नल में पब्लिश किया जाएगा तथा ऑब्जेक्शन के लिए समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन के लिए समय दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, हियरिंग। सुनवाई होगी अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो। ये आप कि अगर आप भारत के बाहर भी पेटेंट कराना चाहते हो, जैसे आपने पंखा भारत के बाहर भी बेचना है, तो आपको एक्चुअली क्या है कि हमारी भारत सरकार ने दूसरे देशों के साथ एक संधि साइन कर रखी है। क्या साइन कर रखी है? एक ट्रीटी, संधि। उसे क्या कहा जाता है? पीसीटी। क्या कहा जाता है उसे? पीसीटी, पेटेंट कन्वेंशन ट्रीटी। एक संधि है, ये एक कन्वेंशन है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरे देशों के साथ साइन कर रखी है। तो अगर आप इस पीसीटी के अंदर आवेदन करो तो दूसरे देश में, जिसमें भी आप कराना चाहो, दूसरे देश में आपको क्या मिल जाएगा? पेटेंट। तो लिखिए पीसीटी,
फुल फॉर्म है, हेडिंग डालिए पेटेंट कन्वेंशन या कोऑपरेशन ट्रीटी, पीसीटी। क्या है ये? देखो, आप पेटेंट एक्ट 1970 में एप्लीकेशन फाइल करोगे तो केवल इंडिया में ही रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन अगर आप पीसीटी, ये एक संधि है, इसका फॉर्म ही अलग है, ये भरोगे और देश का नाम लिखोगे तो दूसरे देश में क्या मिल जाएगा? पेटेंट। तो लिखिए, व्हेन एनी पर्सन वांट टू रजिस्टर द पेटेंट outside India, then he has to file the application under PCT। हिंदी में लिखिए, देखिए इसको, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर पेटेंट प्राप्त करना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर पेटेंट प्राप्त करना चाहता है तो उसे पीसीटी के अंतर्गत आवेदन करना होगा, तो उसे पीसीटी के अंतर्गत आवेदन करना होगा। देन इंग्लिश में लिखिए, देन पेटेंट इज प्रोटेक्टेड आउटसाइड इंडिया, देन पेटेंट कैन बी प्रोटेक्टेड आउटसाइड इंडिया, जिससे पेटेंट को भारत के बाहर सुरक्षित रखा जा सके, जिससे पेटेंट को भारत के बाहर सुरक्षित रखा जा सके, जिससे पेटेंट को भारत के बाहर सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि आप इंडिया में कोई पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करोगे तो इंडिया में ही प्रोटेक्शन मिलेगा, भारत के बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम जो पेटेंट एक्ट में पंजीयन कराते हैं उससे भारत के बाहर प्रोटेक्शन नहीं मिलता। बिकॉज, लिखिए, बिकॉज एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर पेटेंट एक्ट 1970 do not protect the patent outside India, क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन जो आपने फाइल करी किसके अंदर? पेटेंट एक्ट के अंदर, वो डू नॉट प्रोटेक्ट, वो आपके पेटेंट को प्रोटेक्ट नहीं करती आउटसाइड इंडिया। उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? पीसीटी। लिखिए हिंदी में, क्योंकि पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत, क्योंकि पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत फाइल किए गए आवेदन से पेटेंट को भारत के बाहर सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, पेटेंट को भारत के बाहर सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। समझ गए आप? पेटेंट एक्ट 1970 में आवेदन फाइल करने से भारत के बाहर पेटेंट को सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। ये आपका चैप्टर दी एंड, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, अब एक भी नहीं है जो आपको नहीं आए, सब कुछ क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पार्ट डी, ये देखिए आप। बंद कर देना, लिख लेना इस पॉइंट को, क्योंकि हर जगह मैंने लिखवाया है कि यदि आपत्तियां प्राप्त होती है
तो सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के बाद इस आवेदन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। क्या की जाएगी? सुनवाई। कौन करेगा? कंट्रोलर। और सुनवाई के बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। ये आपका टॉपिक खत्म, सेक्शन 84। इस चैप्टर में 2 टॉपिक और बचे हैं अभी। 2 टॉपिक के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश। लेकिन जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं केवल उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कुछ और रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक पेटेंट एजेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेटेंट एजेंट, सेक्शन 125। सेक्शन कौन सा है? 125। पेटेंट एजेंट। बताइए, हेडिंग डालिए कॉपी में, सेक्शन 125 पेटेंट एजेंट। कौन होता है ये पेटेंट एजेंट? जल्दी बताइए। जो पेटेंट कराने का काम करता है उसे क्या कहा जाता है? पेटेंट एजेंट। क्या बोला मैंने? जो किसका काम करता है? पेटेंट कराने का काम करता है, उसे क्या कहा जाता है? पेटेंट एजेंट। मैं इसकी क्वालिफिकेशन बता दूं आपको। कम से कम 21 साल का होना चाहिए, मिनिमम एज 21 ईयर्स। कम से कम कितने साल का होना चाहिए? मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स। भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। 3rd पॉइंट, बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए कम से कम, तो ही शुड हैव द बैचलर डिग्री। एंड 4th, क्या कौन सा एग्जाम पास किया हो उसने? पेटेंट एजेंट एग्जाम। कौन सा एग्जाम होता है इसके लिए? पेटेंट एजेंट का एग्जाम होता है जो आपने पास कर लिया हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी CA, CS, CWA या LLB एक भी कोई डिग्री है तो आपको इसका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और पेटेंट एजेंट का काम क्या है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन तैयार करना, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तैयार करना। हियरिंग कौन अटेंड करेगा? मैं थोड़ी जाऊंगी क्या? पेटेंट एजेंट हियरिंग अटेंड करेगा, सारे रिप्लाई भी वही तैयार करेगा, पेपर वर्क सारा वही करेगा, डिपार्टमेंट के चक्कर वही काटेगा। इसी बात की फीस लेता है कौन? पेटेंट एजेंट। ठीक है। तो अब लिखिए इंग्लिश में पहले, इट मीन्स द पर्सन, इट मीन्स द पर्सन हु परफॉर्म all the work related to registration of patent, related to registration of patent। क्या बोला मैंने? सारे काम करता है जो किससे संबंधित होते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट। हिंदी में लिखिए। इससे आशय ऐसे व्यक्ति से है, इससे आशय ऐसे व्यक्ति से है जो पेटेंट का पंजीयन कराने का कार्य करता है। जो किसका काम करता है? पेटेंट का पंजीयन कराने का कार्य करता है। जो किसका काम करता है? पेटेंट का पंजीयन। ठीक है। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, एलिजिबिलिटी, योग्यता। मिनिमम एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स। ही शुड हैव बैचलर डिग्री, ही शुड हैव बैचलर डिग्री। सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। He has passed the patent exam. He has passed the patent exam. हिंदी में लिखिए। वैसे इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। मिनिमम एज 21 ईयर्स, उसके पास बैचलर डिग्री हो, वह बैचलर डिग्री रखता हो, वह भारत का नागरिक हो, उसने पेटेंट एजेंट का एग्जाम क्लियर कर लिया हो।
पेटेंट एजेंट एग्जाम, पेटेंट एग्जाम नहीं, पेटेंट एजेंट एग्जाम। क्या क्लियर कर लिया हो? पेटेंट एजेंट का एग्जाम काम क्या करेगा? फंक्शंस, पहला स्पेसिफिकेशन तैयार करना, टू ड्राफ्ट द स्पेसिफिकेशंस, टू ड्राफ्ट द स्पेसिफिकेशंस। दूसरा हियरिंग अटेंड करना, टू अटेंड द हियरिंग। रिप्लाई तैयार करना, टू ड्राफ्ट, मान लो कोई वहां से कोई ऑब्जेक्शन आया, कुछ भी आया, टू ड्राफ्ट द रिप्लाई। तो हिंदी में लिखिए पहला विशिष्टीकरण तैयार करना, कार्य, फंक्शंस का मतलब कार्य। तो पहला है विशिष्टीकरण तैयार करना। क्या तैयार करना? विशिष्टीकरण तैयार करना। सुनवाई में उपस्थित होना, क्या है? सुनवाई में उपस्थित होना। रिप्लाई तैयार करना, क्या तैयार करना? रिप्लाई तैयार करना। थोड़ा सा स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट, देखिए इसको, सेक्शन 125। बस लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सेक्शन 3 इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सेक्शन 3। देखो सेक्शन 3 भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3। सेक्शन 3 काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। सेक्शन 3 क्या है? पर सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में है ऐसे आविष्कार, मतलब ऐसी खोज, ऐसी डिस्कवरी जो है तो नई चीज पर उनको आविष्कार ही नहीं माना गया है। क्या बोला मैंने? बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल आपने कोई नया गाना बनाया लेकिन वो आविष्कार नहीं है, क्योंकि उसका पेटेंट नहीं होगा, उसका क्या होगा? कॉपीराइट। तो सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे किन किन को आविष्कार नहीं माना गया है। क्या बोला मैंने? किन किन को आविष्कार नहीं माना गया है। What are not the invention? तो what are not the invention? क्या बोला मैंने सेक्शन 3 में? निम्न, जितने भी आपने निम्न चीजें करी है, निम्न डिस्कवरी करी है, उनको आविष्कार नहीं माना गया है। The following innovations are not considered as a invention। हिंदी में लिखिए, निम्न खोज, निम्न आविष्कारों को, निम्न इनोवेशंस को आविष्कार नहीं माना गया है। निम्न इनोवेशंस को आविष्कार नहीं माना गया है। पहला, जल्दी बताइए, पहला किन किन को आविष्कार नहीं माना गया है? छोटी सी खोज, इंग्लिश में बोलते हैं मियर डिस्कवरी। मियर का मतलब छोटी सी, मात्र। एक आपने कुछ कील क्या बना ली, कील जितना कुछ बना लिया, आप तो कहते हो ये तो मेरा आविष्कार है। एक छोटी सी खोज, ऐसा नहीं होना चाहिए। आविष्कार तब माना जाएगा जब 3 कंडीशन पूरी होती हो। सेक्शन 2(1)(j अगर 3 कंडीशन पूरी होती है तो ही वो आविष्कार है। तो मात्र छोटी सी खोज, छोटी सी खोज। दूसरा, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, ये आविष्कार नहीं है। क्या बोला मैंने? लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, ये आविष्कार नहीं है। ऐसा कुछ कर दिया जो कानून के द्वारा रोक लगाई गई है। आप लिखिए ये 2 पॉइंट। आपने कोई ऐसा इनोवेशन किया जिस पर रेस्ट्रिक्शन है बाय लॉ। द डिस्कवरी
प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, प्रोहिबिटेड अंडर लॉ। आपने कुछ ऐसा बना दिया जिस पर कानून के द्वारा क्या लगाई गई है, रोक। तो ऐसी खोज जिस पर कानून के द्वारा रोक लगाई गई हो, यहां तक लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपने एग्रीकल्चर करने का कोई नया तरीका ढूंढा, खेती करने का। खेती, एग्रीकल्चर, सिंचाई, हॉर्टिकल्चर, खेती और सिंचाई करने का नया तरीका ढूंढा, इसे आविष्कार माना ही नहीं गया है। खेती और सिंचाई करने का नया तरीका, खेती या सिंचाई करने का नया तरीका ढूंढा आपने, नहीं मानेंगे इसको आविष्कार। बहुत सारी चीजों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। जैसे परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी होती है, परमाणु ऊर्जा जो ये साइंटिस्ट वगैरह इसको काम बनाते हैं, तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई आविष्कार, उसको भी आविष्कार नहीं माना गया है। यहां तक लिखिए पहले, न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिसिन बनाई आपने, क्या बनाई, कोई मेडिसिन पेड़ पौधों के इलाज के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट का मतलब पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव जंतु, उनके लिए दवाइयां बनती है, तो उसे भी आविष्कार नहीं माना गया है। हिंदी में लिखिए ये वाला पॉइंट, पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए बनाई गई कोई दवाई, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के लिए बनाई गई कोई दवाई, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के लिए बनाई गई कोई दवाई। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई आविष्कार, डिस्कवरी रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई आविष्कार, डिस्कवरी रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी। इन सबको मैं क्या कह सकती हूं, नॉन पेटेंटेबल है। ये क्या है, ये नॉन पेटेंटेबल। जाओ यहां से, अगर ये लेकर आओगे तो पेटेंट नहीं होगा। तो आपके पीछे क्वेश्चन है बुक के पीछे जो मैंने अभी दे रखा है, नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन क्या होता है और पेटेंटेबल इन्वेंशन क्या होता है, क्या आंसर लिखोगे। नॉन पेटेंटेबल तो ये है और पेटेंटेबल कौन सा है, 21J। नॉन पेटेंटेबल तो ये है सेक्शन 3। अब इनको आविष्कार ही नहीं माना तो नॉन पेटेंटेबल है ये, जो भी है पर नॉन पेटेंटेबल है, अब आप कुछ भी मानो। और 21J जो भी है, 3 कंडीशन, उनको क्या माना गया है, आविष्कार। लिखिए इसको, बुक निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा, सारे प्रोविजन में पढ़ा चुकी हूं। हाँ निकालिए, इसमें सबसे पहला है जून 2012, टर्म ऑफ पेटेंट, टर्म का मतलब अवधि, पढ़ा चुकी हूं मैं सेक्शन 53। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसके बारे में मैं अभी लिखा देती हूं आपको। दिसंबर 2012,
क्या इंडिया में कोई पेटेंट लिया आपने तो क्या वो वर्ल्ड वाइड सुरक्षित रहेगा? डज ए पेटेंट ऑब्टेन्ड इन इंडिया गिव द प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड? इज इट पॉसिबल टू फाइल द इंटरनेशनल एप्लीकेशन? ठीक है, ये वाला मैं अभी लिखाऊंगी आपको, पीसीटी वाला। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आपको पता ही है, नोवेल्टी का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट। नोवेल्टी का मतलब जो क्वेश्चन है ना जून 2008, नोवेल्टी का मतलब होता है न्यू। अब आप प्रोडक्ट बनाओ या प्रोसेस, पूरा लिखना है कि नया, जब कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, नई प्रोसेस बनाई जाती है तो इसे नोवेल्टी कहा जाता है, जिसे जनता पहले से नहीं जानती हो, जिसे पहले से ऑफिशियल जर्नल में प्रकाशित नहीं किया गया हो। बाकी अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आए। नीचे नीचे आ जाइए, जून 2007 लास्ट क्वेश्चन, जून 2007 लास्ट क्वेश्चन, ऑल इन्वेंशंस आर पेटेंटेबल। ऑल इन्वेंशंस, जून 2007, ऑल इन्वेंशंस आर पेटेंटेबल। गलत है ये, सारे इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं होते क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन पेटेंटेबल होते हैं। तो 21J वाले पेटेंटेबल हैं, बाकी पेटेंटेबल नहीं हैं। तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक लिखिए आप इस चैप्टर का, इसी चैप्टर का एक्स्ट्रा टॉपिक, अभी जो इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका एक्स्ट्रा टॉपिक लिखिए, पीसीटी। पीसीटी के बारे में मैंने आपको बताया था क्या? सुनना, अगर नहीं सुना है तो वैसे मैंने हल्का सा बताया था।